हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास से आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर जो हमारा डिस्कशन था वो डिस्कशन एडियाबेटिक प्रोसेस पर था। एडियाबेटिक प्रोसेस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे और न्यूमेरिकल्स किए थे और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक्सपांशन कंप्रेशन के हमने न्यूमेरिकल्स किए थे और उस पर बेस्ड हमने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे। कंक्लूजन्स के बाद हमने कर्व प्लॉट किया था और कर्व जब हम प्लॉट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि दो केसेस वहां पर बनते हैं। केस 1 फॉर सेम फाइनल प्रेशर, इसके अंदर दो पार्ट थे। ए पार्ट एक्सपांशन जिसका कर्व हम प्लॉट कर चुके हैं, मैं फिर से उसको रीड्रॉ कर रहा हूं एक्सपांशन के कर्व को। ये P वर्सेस V का कर्व है। एक्सपांशन रिवर्सिबल के लिए ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट बी पॉइंट हो गया ये, ठीक है। और देन इरिवर्सिबल का कर्व, इरिवर्सिबल के लिए सडनली प्रेशर कम होगा और फिर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। और हमने डिस्कस किया था कि जो वॉल्यूम होगा वो इरिवर्सिबल का वॉल्यूम जो होगा वो रिवर्सिबल के वॉल्यूम से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अभी एक बार मैं फिर से आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हाँ, ये जो कर्व है ये रिवर्सिबल का कर्व है और ये वाला जो कर्व है वो इरिवर्सिबल का कर्व है। मतलब एडियाबेटिक रिवर्सिबल और एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस हम कर रहे हैं फॉर सेम फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर सेम है लेकिन फाइनल वॉल्यूम सेम नहीं है। क्यों फाइनल वॉल्यूम सेम नहीं है? क्योंकि फाइनल टेम्परेचर सेम नहीं है। जैसा लास्ट क्लास में मैंने बताया था, फाइनल टेम्परेचर हमेशा किसका ज्यादा होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस का फाइनल टेम्परेचर हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस से ज्यादा होता है। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसी का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। तो इरिवर्सिबल का जो वॉल्यूम है वो रिवर्सिबल के वॉल्यूम से ज्यादा होगा, राइट? क्यों ज्यादा होगा एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इस तरह से एक टेम्परेचर स्केल आपको बताई थी, ये इनिशियल टेम्परेचर है। अच्छा, यहां पर एक चीज फिर अच्छी तरह से याद कर लेना, क्या कंपेयर हम कर रहे हैं? हम इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर एक प्रोसेस का कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम इनिशियल और फाइनल नहीं, हम फाइनल टेम्परेचर्स को कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम प्रोसेस रिवर्सिबली करें या इरिवर्सिबली करें। इनिशियल टेम्परेचर तो ये है, एक केस हमने लिया था कंप्रेशन का। कंप्रेशन दो तरह से हम कर रहे हैं, रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। सिंस कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है तो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल टेम्परेचर तो बढ़ेगा। अब किसमें ज्यादा बढ़ेगा ये हमें डिसाइड करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला एनसीवी डेल्टा टी, और इरिवर्सिबल वर्क डन जो होता है कंप्रेशन में वो ज्यादा होता है। तो ज्यादा वर्क डन इरिवर्सिबल के केस में होगा तो इरिवर्सिबल का डेल्टा टी भी ज्यादा होगा। तो ये जो ज्यादा वाला डेल्टा टी है वो किसका हो जाएगा? इरिवर्सिबल का। कम वाला जो होगा वो रिवर्सिबल का। तो इस टेम्परेचर स्केल पर इरिवर्सिबल का टेम्परेचर रिवर्सिबल से ज्यादा है। लेकिन यही जब हम एक्सपांशन करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर कम होता है। तो इन केस ऑफ एक्सपांशन आप इनिशियल से ऊपर नहीं, इनिशियल से नीचे जाओगे। अब हमें डिसाइड करना है रिवर्सिबल का कौन सा है, इरिवर्सिबल का कौन सा है। तो अब मैग्नीट्यूड वाइज आप सोच लीजिए, रिवर्स एक्सपांशन में रिवर्सिबल का वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है तो रिवर्सिबल का डेल्टा टी भी ज्यादा। तो ज्यादा वाला डेल्टा टी किसका हो जाएगा? रिवर्सिबल का। कम वाला डेल्टा टी इरिवर्सिबल का। तो अगेन कह सकते हो कि इरिवर्सिबल का जो टेम्परेचर होगा वो रिवर्सिबल के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसी का वॉल्यूम ज्यादा, और उसी लॉजिक को हमने यहां पर यूज किया है। तो ये रिवर्सिबल और ये इरिवर्सिबल के कर्व्स हैं यहां पर, और अच्छी तरह से यहां लिखिए। यहां पर ये V इरिवर्सिबल और यहां पर आपको लिखना है V रिवर्सिबल। ये जो मार्किंग मैंने यहां पर की है, हमेशा कर्व प्लॉट करते वक्त आप यही करोगे। सीक्वेंस फिर से मैं बता देता हूं, पहले रिवर्सिबल का कर्व प्लॉट करोगे, इनिशियल पॉइंट को A, फाइनल पॉइंट को B। ये हो गया रिवर्सिबल का कर्व। फिर किसका कर्व स्टार्ट करेंगे हम? इरिवर्सिबल का। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? A। अब इरिवर्सिबल का कर्व हम प्लॉट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने तरीका भी बताया था। इस तरह से कुछ 3 पॉइंट्स आप इमेजिन कर सकते हो, 1 2 3, और फिर डिसाइड करो कि 1 पे रुकना है, 2 पे रुकना है, 3 पे रुकना है। अल्टीमेटली जब डिसाइड करो तो ये चेक कर लो कि इरिवर्सिबल का वॉल्यूम ज्यादा है या रिवर्सिबल का। चलिए देखते हैं कितना समझ में आया आप लोगों को। तो अब यही कर्व हम किसके लिए बनाएंगे? कंप्रेशन के केस में। कंप्रेशन के केस में आपको ये कर्व बनाना है। ऑब्वियसली कर्व आप नहीं दिखा सकते हो
तो वो आप खुद ट्राई कर लीजिए। कंप्रेशन का लास्ट क्लास में भी मैं दे चुका हूं आपको, तो होपफुली आपने ट्राई किया होगा। चलिए मैं बताता हूं कैसा होना चाहिए। पहले P वर्सेस V, अब कंप्रेशन है तो कर्व कुछ यहां से स्टार्ट होगा। रिवर्सिबल में केवल कर्व वही रहेगा, क्योंकि अभी भी कौन सी इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं, PV की पावर गामा, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। कंप्रेशन है तो ये एरो की डायरेक्शन इस तरफ, यहां पर एरो की डायरेक्शन इस तरफ थी, केवल एरो की डायरेक्शन बदलती है रिवर्सिबल के केस में। अब हमें किसके लिए कर्व प्लॉट करना है, इरिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल में कंप्रेशन हो रहा है, पहले प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, ये प्रेशर बढ़ गया, अब वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा यानी कर्व इस तरफ आएगा। फिर से सोचना है 1 2 और 3, 1 2 और 3, इसमें से कहां आके हमें रुकना है। तो कंडीशन क्या है, इरिवर्सिबल का वॉल्यूम रिवर्सिबल से ज्यादा होना चाहिए, तो डेफिनेटली बी पॉइंट तो नहीं हो सकता। अब 1 और 3 में से डिसाइड करना है, तो यहां पर वॉल्यूम इरिवर्सिबल का ज्यादा होना चाहिए, तो ये V इरिवर्सिबल और ये क्या हो जाएगा, V रिवर्सिबल। यानी किस पॉइंट पर आके रुकोगे, यहां पर रुकोगे। गड़बड़ कहां होती है, ऐसा लगता है यहां पर ज्यादा चले तो यहां पर भी ज्यादा चलने का लगता है कि ये सही होगा, नहीं, यहीं पर आके रुक जाओगे। इरिवर्सिबल का वॉल्यूम रिवर्सिबल के वॉल्यूम से ज्यादा होगा, तो ये रिवर्सिबल का कर्व है और ये इरिवर्सिबल का कर्व है। राइट, फाइनल स्टेट सेम नहीं है। लास्ट क्लास में भी एक और चीज मैंने बताई थी, आप वर्क एरिया को वर्क डन को एरिया से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बस यहां पर हमें ग्राफ प्लॉट करना है, वो कर्व कैसे होंगे वो मैंने आपको बताया है। मेन पॉइंट यहां पर यही है कि जो एंड पॉइंट है वो सेम नहीं होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। सिंस फाइनल प्रेशर सेम है तो ये बी और सी पॉइंट एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, क्योंकि फाइनल प्रेशर दोनों का सेम है, तो ये बी और सी पॉइंट एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर होंगे। लेकिन यही अब हम जब फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम डिस्कस करेंगे, केस 2 फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम, ए पार्ट एक्सपांशन, ए पार्ट एक्सपांशन। चलिए एक्सपांशन के लिए कर्व प्लॉट करते हैं। अब फाइनल वॉल्यूम सेम है लेकिन फाइनल टेम्परेचर सेम नहीं होगा। फिर से लॉजिक वही है, फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल का ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसी का प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहां पर भी कंडीशन वही रही है, इरिवर्सिबल का टेम्परेचर ज्यादा, इसीलिए इरिवर्सिबल का प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, अब कर्व प्लॉट करते हैं। तो फिर से रिवर्सिबल के लिए तो एक्सपांशन में कोई चेंज नहीं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ठीक है, ये एक्सपांशन का कर्व। अब हमें किसके लिए प्लॉट करना है, इरिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल के लिए अब पहले तो ये सोचो कि ये सी पॉइंट कहां आएगा, बी और सी क्या एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर होंगे या एक ही वर्टिकल लाइन पर होंगे। तो यहाँ फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो अब बी और सी एक ही वर्टिकल लाइन पर होंगे। तो अब की बार जो बी और सी पॉइंट आएंगे वो इस वर्टिकल लाइन पर होंगे। हाँ, अब हमें ये देखना है कि वो जो सी पॉइंट होगा वो बी पॉइंट से ऊपर होगा या सी पॉइंट जो होगा वो बी पॉइंट के नीचे होगा। क्या आपको ऐसा लगता है बी पॉइंट पर आएगा, तो बी पे तो नहीं आ सकता। अब हमें देखना है कि वो बी से ऊपर होगा या बी के नीचे होगा। तो ये बी, ये किसका प्रेशर है, रिवर्सिबल का प्रेशर, और इरिवर्सिबल का जो प्रेशर होगा वो रिवर्सिबल के प्रेशर से ज्यादा होगा। तो यहां पर कहीं पॉइंट आना चाहिए, यानी ये सी पॉइंट होगा। बट अब कर्व कैसे बनेगा, कर्व कैसे बनेगा वो देखना है। तो क्या होगा, एक्सपांशन कर रहे हैं, पहले एक प्रेशर कम होगा, एक्सपांशन करो, सडनली आपने बाहर का प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर कम होगा, ये कर्व नीचे आएगा। बहुतों को ऐसा लगता है कि पहले वॉल्यूम चेंज होगा। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा पहले वर्टिकल लाइन या वर्टिकल लाइन आएगी, प्रेशर पहले चेंज होगा और फिर उसके बाद वॉल्यूम चेंज होगा। तो ये ए से बी और ये ए से सी, तो ये इस तरह के कर्व्स यहां पर होंगे। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का कर्व है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का कर्व है इन केस ऑफ सेम फाइनल वॉल्यूम। चलिए अब आपको प्लॉट करना है कंप्रेशन के केस में। ये एक्सपांशन था, अब आपको प्लॉट करना है सेम फाइनल
वॉल्यूम के लिए कंप्रेशन का कर्व, जैसे यहां पर हमने दो कर्व्स प्लॉट किए हैं, यहां पर भी आपको कर्व प्लॉट करना है। ट्राई करके देखिए, फिर देखते हैं आपका आंसर मैच करता है या नहीं करता है। पेन पेपर पर करिए जल्दी से। हो गया, चलिए ट्राई कर देखते हैं क्या बनाया आप लोगों ने। P वर्सेस V, पहले रिवर्सिबल A पॉइंट, B पॉइंट, कंप्रेशन, तो ये इस तरफ एरो। अब इरिवर्सिबल का कर्व वो भी कहां से स्टार्ट होगा, A पॉइंट से। चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, सारे कर्व कहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, A पॉइंट। लेकिन कोई A पॉइंट फिक्स नहीं है, कभी ऊपर है कभी नीचे, तो ऐसा नहीं कि मैंने A पॉइंट फिक्स किया है। हाँ, बस जहां से कर्व स्टार्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, A पॉइंट। अब फिर से वही B और C पॉइंट एक ही वर्टिकल लाइन पर आएंगे। अब हमें फिर से देखना है कि C पॉइंट B के ऊपर होगा या नीचे होगा। तो इरिवर्सिबल का प्रेशर जो है वो रिवर्सिबल के प्रेशर से ज्यादा है, तो ये यहाँ पर ये रिवर्सिबल का प्रेशर है, तो इरिवर्सिबल का प्रेशर जो है वो इससे ज्यादा होगा। यानी ये इस पॉइंट पर आपको आना है P इरिवर्सिबल। ए से कंप्रेशन हो रहा है, पहले वर्टिकल लाइन और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। अगेन यहां पर मैं आपको बता दूं, ये कर्व ठीक है, इन पर और कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। हाँ, जेई में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि 4 ऑप्शन गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि किस केस में कौन सा कर्व होगा, तो वो पूछा जा सकता है। अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग के लिए इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, आगे चल के मैं बताऊंगा। इवन एंट्रोपी को समझने में इनकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, और ये अगर क्लियर है तो एंट्रोपी में बहुत सारे पॉइंट्स को समझना हमारे लिए बहुत आसान होगा, और अगर ये क्लियर नहीं है तो उनमें कंफ्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको इनको प्लॉट करना है। अभी एक बार मैंने बताया, वापस से आप रजिस्टर बंद करो इनको और इनको फिर से प्लॉट करो। केसेस माइंड में आनी चाहिए कि केसेस हमने क्या बनाए हैं, और आपको इन कर्व्स को प्लॉट करना है। ठीक है, देन यहां पर एक पॉइंट है जो अब मैं और आपको ऐड करवा रहा हूं। जो अब अगर आप इस कर्व प्लॉट करते हैं तो जैसे हमने आइसोथर्मल के भी कर्व प्लॉट किए और एडियाबेटिक के भी कर्व प्लॉट किए, तो हमने देखा था कि इन केस ऑफ आइसोथर्मल, जैसे ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल का कर्व जो है वो कुछ इस तरह से होता है। तो मतलब ये हो गया कि ये ए से बी आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, और ये भी ए से बी आइसोथर्मल है लेकिन वो इरिवर्सिबल है। मतलब ये है कि ए और बी पॉइंट के बीच में 2 आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल है, एक से ज्यादा आइसोथर्मल प्रोसेस पॉसिबल है। लेकिन इन सभी कर्व्स को आप देखिए, क्या ऐसा हो रहा है कि ए से बी के बीच में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? नहीं। अगर रिवर्सिबल ए से बी जा रहे हैं तो इरिवर्सिबली आप ए से बी नहीं जा रहे हो। फाइनल स्टेट सेम नहीं हो सकती, एंड स्टेट सेम नहीं हो सकती। तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर मैं बात करूं, या इसे मैं यूं कह दूं कि अगर ये एक एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये एडियाबेटिक इरिवर्सिबल नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल है तो ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल हो सकता है। यानी कंक्लूजन ये है, प्लीज नोट डाउन, between 2 points, two isothermal process are possible, but between 2 points, 2 adiabatic process are impossible.
2 एडियाबेटिक प्रोसेस आर इम्पॉसिबल। यानी इसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछूं तो ये पूछ सकता हूं कि ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, क्या ये आइसोथर्मल हो सकता है, तो आपका आंसर होगा हो सकता है। अगर मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूं कि ये एक एडियाबेटिक रिवर्सिबल है, क्या ये एक एडियाबेटिक इरिवर्सिबल हो सकता है, तो आपका आंसर है नहीं हो सकता है, क्योंकि फाइनल स्टेट सेम रिवर्सिबल की और इरिवर्सिबल की सेम नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये याद रखना। कभी कभी इस तरह के ट्रू एंड फॉल्स के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, जेई में भी बहुत इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, तो वहां पर इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। नाउ एडियाबेटिक में अभी तक जितने भी कर्व्स हमने यहाँ पर प्लॉट किए हैं वो P वर्सेस V के बीच में ही था, P वर्सेस V के बीच में। लेकिन क्या जरूरी कि हमेशा कर्व हम P वर्सेस V के बीच में प्लॉट करें? क्या होगा अगर एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम कर्व P वर्सेस T के बीच में प्लॉट कर रहे हैं? अच्छा, मैं कर्व प्लॉट कर रहा हूं तो कह सकते हो हाँ मैं रिवर्सिबल की ही बात कर रहा हूं, तो P वर्सेस T के बीच का कर्व प्लॉट करना है। PV का करना था तो कौन सी इक्वेशन यूज की? PV की पावर गामा। अब हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी? P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कर्व प्लॉट करना है, सोचो कैसे होगा? P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा, क्या ऐसे ही आएगा? रिवर्सिबल की बात कर रहा हूं क्योंकि इक्वेशन हम फॉलो कर रहे हैं। कर्व आपको प्लॉट करना है, करिए। क्या हाइपरबोला होगा या क्या होगा? उसके लिए इक्वेशन को रीअरेंज करना होगा। तो P वर्सेस T का है तो T को इधर लेके जाना पड़ेगा। P सम कांस्टेंट है, ठीक है, वो तो कुछ T की पावर इधर जाएगा तो माइनस गामा, तो इसको मैं गामा या माइनस लिख देता हूं, और ये 1 माइनस गामा, तो अल्टीमेटली ये सम कांस्टेंट T की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1, गामा अपॉन गामा माइनस 1। गामा ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्म है और नेगेटिव नहीं है, तो ये वैल्यू हमेशा जो होगी वो ये वैल्यू, और गामा जो है CP अपॉन CV जो कि 1 से ज्यादा ही होता है, तो ये वैल्यू जो है पावर जो है 1 से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी, यानी एक पैराबोलिक कर्व होगा समथिंग लाइक दिस। क्योंकि टेम्परेचर अगर थोड़ा सा बढ़ता है तो प्रेशर में जो चेंज होगा वो और ज्यादा होगा। ये एक तरह से y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, इस तरह की जो भी इक्वेशन आ रही है, लेकिन हाँ x की पावर जो होगी वो 1 से ज्यादा होगी। तो ये P वर्सेस T का कर्व है। ये P वर्सेस V का था, यहाँ पर जो हमने प्लॉट किया वो P वर्सेस T का है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो यहाँ पर अभी तक हमने अलग अलग तरह के प्रोसेस डिस्कस किए, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबेटिक। इन्हें रिवर्सिबली, इरिवर्सिबली, इन सब के फॉर्मूले हमने लिखे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पर बनते हैं कि वर्क डन निकालो, डेल्टा यू निकालो, डेल्टा एच निकालो। अब यहीं पर इसमें और क्या हो सकता है? तो प्रोसेस तो और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं कि ये 4 प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस तो आप बहुत सारे डिफाइन कर सकते हो। तो यहीं पर एक जनरल प्रोसेस की अब हम बात कर रहे हैं जनरलाइज्ड वे में, जिसे हम कहते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस किसे कहते हैं? जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकें? PV की पावर x इक्वल्स टू कांस्टेंट। PV की पावर x, जहां पर x कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, राइट? हाँ, लेकिन यहां पर एक बहुत कॉमन डाउट जो आता है या कंफ्यूजन जो होता है, बहुतों को ऐसा लगता है कि कोई सा भी प्रोसेस हो वो पॉलीट्रोपिक होगा। तो मैं बता दूं ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रोसेस है, हर किसी प्रोसेस को आप इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। P प्लस V इक्वल्स टू 2, ये भी एक प्रोसेस है, बट ये पॉलीट्रोपिक नहीं होगा। तो ऐसा नहीं कि हर एक प्रोसेस पॉलीट्रोपिक होता है, बट हाँ ज्यादातर प्रोसेस जो हम जिन पर क्वेश्चंस करते हैं, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ज्यादातर इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। कैसे? चलिए वो समझते हैं। लेट्स से इसको अगर हमें प्लॉट करना है
तो x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कर्व कैसा होगा। जैसे x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 है, v की पावर 0, ये 1 हो जाएगा यानी प्रेशर कांस्टेंट। तो अगर x इक्वल्स टू 0 है तो प्रेशर कांस्टेंट है, दैट मीन्स प्रोसेस इज आइसोबारिक। x की वैल्यू अगर 1 है तो pv इक्वल्स टू कांस्टेंट, x इक्वल्स टू 1, pv इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस कह सकते हो। एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और अगर x की वैल्यू गामा के बराबर है, x इक्वल्स टू गामा, गामा 1 से बड़ा होता है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, यहां पर भी चलिए एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर देता हूं। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, आप नोटिस करोगे स्लोप जो है बढ़ रहा है। ये कैसे आया? ये कैसे आया? चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। p वर्सेस v का कर्व है, डिफरेंशिएट करना होगा इसको। तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट वैल्यू लिख रहा हूं, वो आप खुद कर सकते हो। dp अपॉन dv इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू पी बाई वी। ये माइनस साइन फिर से यहाँ पर स्लोप बता रहा है कि स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, यानी 90 डिग्री से ज्यादा होगा या 90 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ पर ये जो सारे कर्व्स हैं इनके दिख रहे हैं कि स्लोप जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। तो ये माइनस साइन तो केवल ये बता रहा है कि हाँ स्लोप 90 डिग्री से ज्यादा होगा। अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो जिसका x ज्यादा होगा उसके लिए स्लोप भी ज्यादा होगा। यानी किसी कॉमन पॉइंट पर जिसके लिए x, ये एक कॉमन पॉइंट है, जिसका x ज्यादा होगा उसके लिए स्लोप भी ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है स्लोप बढ़ रहा है। तो आप ये देखोगे इधर x की वैल्यू बढ़ रही है, स्लोप भी बढ़ रहा है। तो ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। फर्दर इवन मैं इसमें यूं भी कह सकता हूँ गामा की वैल्यू भी फिक्स नहीं होती, जितना गामा ज्यादा होगा उसका स्लोप भी उतना ही ज्यादा होगा। गामा बढ़ने पर स्लोप जो है वो बढ़ता जाएगा। इसको आप आगे कहाँ यूज कर सकते हो, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इवन दो अलग अलग केसेस के लिए भी ये एडियाबेटिक प्रोसेस के कर्व बना रहा हूँ। एडियाबेटिक प्रोसेस पीवी की पावर गामा। अब इसमें से ये दोनों एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के कर्व है। इसमें से मान लीजिए एक कर्व ये गामा 1 और ये गामा 2, तो कौन किसका गामा ज्यादा होगा? तो कह सकते हो जिसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, तो गामा 2 की वैल्यू गामा 1 से ज्यादा होगी। तो यहां पर आप गामा से डिसाइड कर सकते हो किसका कर्व है। ये तो चलो गामा 1 गामा 2 मैंने लिया, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं हीलियम और H2 का कर्व है। अब बताना है कि इसमें से 1 और 2 ये किसके होंगे? ये किसके होंगे? तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका गामा ज्यादा होगा। अब गामा यहाँ पर किसका ज्यादा है? तो वापस से पीछे जाइए, हीट वाले पार्ट में मैंने बताया था जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ती है सीवी की वैल्यू बढ़ती है, सीपी की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन गामा की वैल्यू कम होती है। तो इस एटॉमिसिटी बढ़ने पर गामा कम हो रहा है, यानी हीलियम का गामा ज्यादा। तो ये वाला कर्व हीलियम का और ये वाला कर्व H2 का होगा। उसी से रिलेट कर दिया यहाँ पर। तो ये भी अलग अलग गैसेस के लिए क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं। तो जिसका गामा ज्यादा होगा उसका कर्व नीचे होगा, जिसका गामा कम होगा उसका कर्व ऊपर होगा, या यूं कह सकते हो जिसकी एटॉमिसिटी कम उसका कर्व नीचे होगा। वापस मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। अगर x इन्फिनिटी हो तो उसको सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। इसको आप यहाँ से भी सोच सकते हैं। अगर x इन्फिनिटी हुआ तो स्लोप क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। स्लोप इनफाइनाइट मतलब एक वर्टिकल लाइन। तो दिस इज x इक्वल्स टू इनफाइनाइट। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है ये कर्व कुछ इस तरह से शिफ्ट होता जा रहा है। आप आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। x की और किसी वैल्यूज के लिए मैंने 0 से लेकर इन्फिनिटी तक किया, आप बाकी वैल्यूज के लिए भी कर्व प्लॉट कर सकते हैं। तो एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक। हाँ, ये चारों जो प्रोसेस है आप इन्हें पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कह सकते हो, एक जनरल प्रोसेस है। अब यहाँ पर कभी x की वैल्यू 2, कभी 3, कभी 4, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन हाँ ये क्लियर है क्योंकि हमने इक्वेशन यहाँ पर लिख दी, कर्व प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जो सारा डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है वो रिवर्सिबल के लिए हो रहा है। अगर पॉलीट्रोपिक कोई भी है इक्वेशन आपने लिख दी, मतलब हम बात किसी करें रिवर्सिबल प्रोसेस की। अब यहाँ पर भी फिर से वही क्वेश्चन बनेंगे कि बताइए Q, W, डेल्टा U और डेल्टा H। Q, W, डेल्टा U और डेल्टा H इसकी क्या वैल्यू होगी? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए आइडियल गैस है तो डेल्टा U और डेल्टा H इनके फॉर्मूले तो देखिए फिक्स है, उनमें तो कोई चेंज होता ही नहीं है। तो डेल्टा U की जहां तक मैं बात करूं NCV डेल्टा T,
डेल्टा एच की अगर हम बात करें, एनसीपी डेल्टा टी, देन वर्क डन, तो इक्वेशन हमारे पास है, तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस, सिंस रिवर्सिबल है तो पी एक्सटर्नल डीवी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पी डीवी, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे एडियाबेटिक में फॉर्मूला आता है पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन, वहां पीवी की पावर गामा होता है इसीलिए डिनोमिनेटर में गामा माइनस वन आ जाता है। यहाँ पर पीवी की पावर एक्स है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। या आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एन आर डेल्टा टी अपॉन एक्स माइनस वन, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। डेल्टा यू पता है, वर्क डन पता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप क्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। एक इंटरेस्टिंग पार्ट और है, जैसा अभी तक हम जब बात कर रहे थे, तो जब भी मोलर हीट कैपेसिटी की बात आती है तो मोलर हीट कैपेसिटी या तो हम बात करते हैं सीवी की या सीपी की। हाँ, हम ये जरूर बोलते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस टू प्रोसेस डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कोई और प्रोसेस हो रहा है तो उसकी मोलर हीट कैपेसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोई भी प्रोसेस हो सकता है, कोई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो सकता है, उसकी मोलर हीट कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हो। तो अब आप यहाँ से एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो। कैसे, तो जो कोई भी प्रोसेस है उसके लिए Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, NC डेल्टा टी। C उस प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी है, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा टी। हमेशा आइडियल गैस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर अभी हमने डिराइव कर लिया। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला NR डेल्टा टी अपॉन एक्स माइनस वन, एन कैंसिल, डेल्टा टी ये कैंसिल, तो C इक्वल्स टू CV माइनस R अपॉन एक्स माइनस वन। ये एक जनरल फॉर्मूला है फॉर मोलर हीट कैपेसिटी। C इक्वल्स टू CV माइनस R अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स की वैल्यू पुट करके आप C फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सालों पहले जेई में पहले दो इस तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन मैं आपको बता दूं फिजिक्स में बनते हैं, इवन इरोडो में आप देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। लेकिन कुछ सालों पहले केमिस्ट्री में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, बड़ा आसान था, बस ये पता होना चाहिए। आप शीट में देख सकते हो, जेई एडवांस में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये बड़े सिंपल से ही क्वेश्चंस होते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। तो एक मोलर हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले हमारे पास आ गए। मोलर हीट कैपेसिटी का भी फॉर्मूला है, यहाँ से हम डेल्टा यू, डेल्टा एच, वर्क डन और क्यू ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले किसी भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए हम यहाँ से ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आफ्टर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट, अभी तक जो हमारा डिस्कशन था अलग अलग तरह के प्रोसेस थे, लेकिन अब जब क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं तो एक तो होता है कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस किया, एक्सपांशन या कंप्रेशन का क्यू डब्ल्यू निकालो, या आइसोथर्मल प्रोसेस किया, क्यू डब्ल्यू फाइंड आउट कर दो। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि हमने एक प्रोसेस जो किया उसमें ए से बी गए, फिर बी से सी गए, यानी एक स्टेप नहीं दो स्टेप में प्रोसेस कर रहे हैं। एक मान लीजिए पहली स्टेप आइसोथर्मल है, दूसरी स्टेप एडियाबेटिक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल हीट ट्रांसफर कितनी होगी, टोटल डेल्टा यू कितना होगा, टोटल डेल्टा एच कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी यूं कह सकते हो सिंपली मल्टी स्टेप प्रोसेस हो सकते हैं, एक से ज्यादा स्टेप अगर हम कर रहे हो। अगर इस तरह के मल्टी स्टेप प्रोसेस आते हैं, अभी मैं मल्टी स्टेप वर्ड यूज कर रहा हूं, मल्टी स्टेप प्रोसेस, ठीक है, कोई बड़ी बात अलग नहीं है। जैसे ए से बी हम जा रहे हैं और बी से सी हम जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन ये डेल्टा यू डेल्टा एच फाइंड आउट करना है, टोटल डेल्टा यू और डेल्टा एच, तो केवल अगर डेल्टा यू या डेल्टा एच का क्वेश्चन है तो आप ये सोचो कि आप ए से डायरेक्ट कहां जा रहे हो, सी जा रहे हो, क्योंकि आप ए से सी किसी भी पाथ से जाओगे डेल्टा यू या डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर डेल्टा यू टोटल हमें फाइंड आउट करना है, आप इसका निकाल के दोनों का सम करो, या डायरेक्ट ए से सी का निकालोगे,
आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, यानी डेल्टा यू जो टोटल हम निकालेंगे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी ए से सी इक्वल्स टू डेल्टा यू ए से बी प्लस डेल्टा यू बी से सी। ये वैल्यू सेम आएगी, आप चाहे फॉर्मूला लगा दो, लेकिन डेल्टा यू डेल्टा एच का आपके इस केस में ऐसा कह सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ वर्क डन फाइंड आउट करना है तो आपको इंडिविजुअली ही करना होगा। वर्क डन के लिए आप अलग अलग स्टेप्स फॉलो, ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ए से सी का वर्क डन निकाल सकते हो, ए से सी किस पाथ के थ्रू जा रहे हो आपको वो देखना होगा। तो कंफ्यूजन नहीं हो, यहाँ पर इसका और इसका डेल्टा यू अलग अलग निकाल के ऐड करो, या मैं इसको ऐसे कह रहा हूं कि डेल्टा यू ए से सी डायरेक्टली निकालो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन, इसे आप टोटल डेल्टा यू भी बोल सकते हो, ये डेल्टा यू टोटल भी होगा, लेकिन टोटल वर्क डन निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, ए से बी प्लस बी से सी। और ये वर्क डन कोई जरूरी नहीं है कि ए से सी से मैच कर रहा हो, राइट। हाँ, लेकिन ए से सी हमेशा वर्क डन निकालने के लिए पहले आपको पाथ डिफाइन करना होगा, तो इंडिविजुअली निकालना होगा। लेकिन अब यहां पर अगर आप इसी तरह से इसमें मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, हो सकता है आपको नोट रिप्रेजेंटेशन देख के कुछ गड़बड़ लगे। ये ए से सी डायरेक्टली अगर आप वर्ड निकालोगे, डायरेक्टली कुछ करोगे तो वो आंसर जो है जरूरी नहीं इससे मैच करे, लेकिन ये चीज हमेशा मैच करेगी कि ए से बी, बी से सी, ये वर्क डेल्टा यू हमेशा इसके बराबर आएगा। बट अब अगर हम घूमते हुए ए से बी, बी से सी, घूमते हुए वापस सी से ए की तरफ आ जाएं तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस यानी वापस घूम फिर कर अगर आप अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ रहे हो। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक प्रोसेस हमने किया, ए से बी एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसका डेल्टा यू जो है, अच्छा अब साइक्लिक प्रोसेस है, ओवरऑल डेल्टा यू टोटल की मैं बात करूं तो घूम फिर कर आप वापस ओरिजिनल स्टेट पर आ गए तो डेल्टा यू टोटल क्या हो गया, 0। डेल्टा एच टोटल जो है वो भी क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा यू डेल्टा एच टोटल जो है वो हो गया 0 बिकॉज प्रोसेस इज साइक्लिक। हाँ, लेकिन अब बात आती है क्यू टोटल और वर्क डन टोटल, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ Q टोटल इक्वल्स टू माइनस W टोटल। अब टोटल वर्क डन कैसे निकालना है, तो यहां पर भी वही चीज है, A से B का निकालो, B से C का निकालो, C से D का निकालो या D से A का निकालो। जैसे यहां पर हमने इंडिविजुअली किया A से B का और B से C का, यहां पर भी आपको वही करना होगा। हाँ, लेकिन उसके लिए पहले इन हर एक A B C D हर एक पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, 2 वेरिएबल पता होने चाहिए। तो पहला काम हर एक के कोऑर्डिनेट्स पता कर लो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, 3 में से कोई 2 पैरामीटर, A का, B का, C का और D का। हर एक स्टेप के लिए वर्क डन का फॉर्मूला लगा सकते हो, हर एक स्टेप के लिए Q का फॉर्मूला लगा सकते हो और ऐड करके Q टोटल या W टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से एक तरीका तो ये है, लेकिन अब यहां पर अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें तो उसका एक और तरीका है। टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने का एक और तरीका भी है, वो क्या है, अगर हम देखें यहां से इस पर्टिकुलर प्रोसेस में A से B, क्योंकि हमें ये PV कर्व है तो एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, वर्क डन। तो A से B का ये एरिया क्या हो गया, वर्क डन के बराबर हो गया। B से C राइट नाउ वर्क डन 0 है। C से D
ये भी वर्क डन बता रहा है एरिया अंडर द कर्व, लेकिन हाँ ए से बी वर्क डन एक्सपांशन हो रहा तो नेगेटिव है, सी से डी कंप्रेशन हो रहा तो पॉजिटिव है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर ए से बी ये पूरा वर्क डन था, सी से डी इतना था, तो ऐड करने पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पर फिर से जीरो है, तो नेट एरिया कितना बचेगा, ये वाला, विच इज एरिया इनक्लोज। तो इन ए साइक्लिक प्रोसेस जो टोटल वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन जो होगा W टोटल will be equals to area enclosed। टोटल वर्क डन जो होगा वो एरिया इनक्लोज्ड के बराबर होगा। यस, हाँ, यहां से आपको केवल क्या पता चल रहा है, मैग्नीट्यूड। साइन अगर आपको देखना है कि इसका साइन क्या होगा, तो जैसे यहां पर हम देखें तो ये नेगेटिव वाला एरिया एक्सपांशन हो रहा है, नेगेटिव एरिया ज्यादा है, पॉजिटिव एरिया कम है, तो ओवरऑल वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। अब इसको याद कैसे करें, तो राइट नाउ ये जो प्रोसेस है क्लॉकवाइज है, तो अगर एक क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है तो कह सकते हो कि टोटल वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। और यही एंटी क्लॉकवाइज अगर प्रोसेस है तो टोटल वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस के लिए आप इस तरह से साइन देख सकते हो, और वर्क डन पता चल गया टोटल वर्क डन, तो उसका साइन बदल दो तो आपको क्यू भी पता चल जाएगा। तो इससे कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, हर एक स्टेप को आपको सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्ट आप एरिया निकाल के भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर से मैं याद दिला दूं, ये सारा डिस्कशन तब हो रहा है जब ये पीवी कर्व है, क्योंकि एक पीवी कर्व में ही एरिया अंडर द कर्व को आप वर्क डन के बराबर कर सकते हो। ये पीवी कर्व होना चाहिए और कोई कर्व नहीं होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि वी वर्सेस टी का कर्व साइक्लिक प्रोसेस है, अब क्या करें बताओ। क्या इसका भी एरिया इनक्लोज वर्क डन? नहीं, इसका एरिया इनक्लोज वर्क डन नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे। यस, यही थॉट आता है सबके कि सर इसको पीवी कर्व पर रीप्लॉट कर लेंगे। अब सोचो अगर आपने इसको पीवी कर्व पर रीप्लॉट किया, कैसे करोगे, चलिए ट्राई करते हैं, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। पी वर्सेस वी का, ए से बी, तो चलिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कर्व क्या आएगा, एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी। वर्टिकल लाइन मैं बना देता हूं इस तरह से, ए से बी, बी से सी आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, और वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस, और जिसका वॉल्यूम जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पर समथिंग लाइक दैट, यहाँ पर इस तरह से वॉल्यूम कम हो रहा है, कर्व इस तरह से आएगा। फिर सी से डी अगर हम देखें, सी से डी फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट, हाँ, लेकिन इस बार टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम होगा, और फिर वापस से आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व कुछ इस तरह से होगा। ये पीवी में अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो ये कर्व इस तरह से कुछ आएगा। अभी मेन ये नहीं कि ये कर्व ऐसा कैसे आएगा, हाँ ये जरूर क्लियर है कि ये कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। और अब मैं आपसे कहूँ कि इसका एरिया इनक्लोज निकालो, नहीं निकाल सकते। एरिया इनक्लोज आप इजीली तभी निकाल सकते हो जब यहाँ पर कुछ स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्राइंगल इस तरह से बन रहा हो। अगर इस तरह का शेप आ रहा है तो आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते हो, और अब इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे तो फिर वर्क डन कैसे निकालेंगे। अब मैं आपसे कहूँ इसका टोटल वर्क डन निकालो, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे कि ए से बी आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसका फॉर्मूला लगेगा, बी से डी, बी से सी आइसोथर्मल, फिर सी से डी आइसोकोरिक, फिर ये फिर फॉर्मूले लगाएंगे। तो वो तो हम यहाँ पे भी कर सकते थे। मतलब किसी भी पीवी कर्व, किसी भी और कर्व को पीवी पर कन्वर्ट करने से पहले देख लीजिए कि क्या वो कर्व स्ट्रेट लाइन यानी स्लांटेड, वर्टिकल, हॉरिजेंटल इस तरह के कर्व्स आने चाहिए, स्ट्रेट लाइन ही होनी चाहिए। अगर इस तरह के कर्व्स आ रहे हैं तो पीवी डायग्राम में कन्वर्ट करने का कोई फायदा हमें नहीं मिलेगा, उसका कोई बेनिफिट
हमें नहीं होगा, क्योंकि फिर से वही स्टेप बाय स्टेप ही करना होगा, क्योंकि ये जनरली सबके माइंड में होता है कि पीवी पे कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं कर सकते। अगर आपका जो साइक्लिक प्रोसेस है उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस है या एडियाबेटिक प्रोसेस इन्वॉल्व है तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, उस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आइसोकोरिक आइसोबारिक है तो आप उसे कन्वर्ट करो, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर उसके अंदर एडियाबेटिक या आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पीवी पे कन्वर्ट करने का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस है। हाँ, यहाँ पर अब ये जो साइक्लिक के क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि एक ही प्रोसेस में आप 3 या 3 से ज़्यादा स्टेप्स कर रहे हो, तो कभी आइसोथर्मल कभी आइसोकोरिक, तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत सारी होती है, तो इवन बहुत सारे डेटा आपको हैंडल करना पड़ता है। तो बहुत बार ये नहीं समझ में आता कि कौन सी स्टेप पहले करें कौन सी स्टेप बाद में करें। वो प्रैक्टिस से अपने आप समझ में आएगा। इनफैक्ट केमिस्ट्री से के बजाय फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो मेनली मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं वो साइक्लिक पर ही होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री में आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। बट कौन से स्टेप पहले करनी होगी ये आपको प्रैक्टिस करके ही समझ में आएगा। जहाँ तक मैं बात करूँ इस कर्व को रीप्लॉट करने की, तो सोचना थोड़ा सा आसान है। इंडिविजुअल कर्व को पहले प्लॉट करना, आइसोथर्मल का कर्व कैसा होता है, आइसोबारिक का कैसा होता है, आइसोकारिक का कैसा होता है। हाँ, फिर आपको उनको कनेक्ट करना पड़ेगा कि ऐसे भी तो आइसोकोरिक था, फिर बी से सी, तो हर एक एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को कनेक्ट करना होगा। तो वो प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। इनफैक्ट 11th के अंदर गैसेस स्टेट में भी हमने इस तरह के बहुत सारे कर्व्स प्लॉट किए हैं। डीपीपी में भी इस तरह के कर्व्स थे, तो ऐसा नहीं कि पहले नहीं किया हुआ है। ये सारी चीज़ें हम पहले 11th में गैसेस स्टेट में कर भी चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं साइक्लिक प्रोसेस से रिलेटेड ही। फाइंड WBC for 1 mole ideal gas undergoing following changes if Q total equals to 600 जूल। Q टोटल दे रखा है, WBC फाइंड आउट करना है। प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। ए से बी, बी से सी, सी से डी। ये लाइन जो है किसके थ्रू पास हो रही है? ओरिजिन के थ्रू। टेम्परेचर यहाँ 200 केल्विन, 300 केल्विन और ये 400 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है। वॉल्यूम का डेटा नहीं गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है आपको? बी से सी स्टेप का वर्क डन।
यहां पर अगर हम देखें तो ए से बी आइसोकोरिक प्रोसेस है, दिख रहा है ए से बी, सी से ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वी वर्सेस टी का कर्व है, तो ये कौन सा हो गया आइसोबारिक। लेकिन बी से सी ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, ना तो आप इसे आइसोथर्मल, ना आइसोकोरिक, ना आइसोबारिक कुछ भी नहीं कह सकते, उसका कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है। तो अब हमारे पास डायरेक्टली ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके थ्रू हम बी से सी का वर्क डन निकाल सकें, ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, पैरामीटर्स भी हमें नहीं दे रखे। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अगर अब हमें बी से सी का वर्क डन निकालना है तो एक तरीका है, क्यू टोटल दे रखा है, तो डब्ल्यू टोटल कितना हो गया -600 जूल। डब्ल्यू टोटल क्या है डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए इक्वल्स टू -600 जूल, -600 जूल। डब्ल्यू ए बी 0 हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी 0 हो गया, डब्ल्यू बी सी निकालना है, डब्ल्यू सी ए, सी से ए एक आइसोबारिक प्रोसेस है, और मैंने क्या बोला था आइसोबारिक में वर्क डन निकालने के कितने फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले। कौन कौन से, -P V2 - V1, दूसरा -NR डेल्टा T और तीसरा -डेल्टा NCR T। ये केमिकल रिएक्शन नहीं है तो फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं -NR डेल्टा T इक्वल्स टू -600 जूल। ओह चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। बी से सी -N की वैल्यू कितनी 1, डेल्टा T सी से ए का कितना हो जाएगा 100। कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए मैं 25/3 यूज कर रहा हूँ, 8.314 को। डेल्टा T यहाँ पर अब आपको देखना होगा टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है -100 इक्वल्स टू -600 जूल। तो डब्ल्यू बी सी इक्वल्स टू, यहाँ से इसको सॉल्व करना होगा, थोड़ा हो सकता है डेटा इधर उधर हो तो आंसर में गड़बड़ आ सकती है, वो मैं देखना होगा। तो ये इधर जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर जाएगा तो फिर माइनस, तो 600 माइनस 2500 डिवाइडेड बाय, ठीक है, जो भी सॉल्व कर सकते हो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये वर्क डन आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहीं पर एक और क्वेश्चन देता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हम थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और हाँ आप कह सकते हो कि अभी भी एंट्रोपी वर्ड कहीं नहीं आया, तो वो थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 में डेफिनेटली आएगा। अब हम उसकी ओर मूव कर रहे हैं। तो ये तो था वर्क डन, क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा एच, ये सारा डिस्कशन था, कैलकुलेशन थी, फर्स्ट लॉ हमने यूज किया, और फर्स्ट लॉ का आप कह सकते हो एक एप्लीकेशन वाला पार्ट था। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि चैप्टर हमने किस पर्पस के लिए स्टार्ट किया था, पर्पस क्या था हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। हमें ये फाइंड आउट करना था कि इस यूनिवर्स में कौन से चेंजेस होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, उनकी कंडीशंस क्या है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं। इस पर्पस के लिए हमने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था। और जैसा मैंने कहा था, क्या एनर्जी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस नहीं होगा। जनरली सबके माइंड में आता है कि हाँ सर हम एनर्जी से कह सकते हैं, जनरली एनर्जी कम होती है तो वो रिएक्शन हो जाती है क्योंकि सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो आप इसको सोच के देखिए क्या ये सही है क्या, कि अगर किसी की एनर्जी कम हो रही तो वो प्रोसेस हो जाएगा, और अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी बढ़ रही तो वो प्रोसेस नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसे सोचें तो इसका मतलब हर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी तो बढ़ रही है प्रोडक्ट की, तो फिर कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन फिजिबल नहीं होनी चाहिए। यानी इसको मैं ऐसे पुट कर दूं, H2O लिक्विड से H2O वेपर जब आप बनाते हो तो वेपर की एनर्जी तो H2O लिक्विड से ज़्यादा होती है, एनर्जी की बात की मैंने, टोटल एनर्जी ज़्यादा होती है। यानी वो नहीं बनना चाहिए बट बनता है, कुछ कंडीशंस पे वो बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, वो रिएक्शन होती है।
वो फिजिबल होती है, तो एनर्जी से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी है जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा है, वो भी रिएक्शन होती है। बहुत सारी ऐसी है जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है, वो। और इवन मैं आपको बता दूं, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी है जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती है, लेकिन वो रिएक्शन फिर भी नहीं होती है, राइट। कंडीशन टू कंडीशन वो वेरी करता है। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये फर्स्ट लॉ जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, क्या इससे हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है क्या? तो आप कह सकते हो नहीं सर, ऐसा तो आपने कुछ डिस्कस ही नहीं किया इस पूरे अभी तक के डिस्कशन में, बस हम तो क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच ये कैलकुलेट करते रह गए, तो फर्स्ट लॉ का क्या यूज है? तो ऐसा लगता है कि कोई यूज यहां पर नहीं है, तो नहीं, मैं आपको बताऊं फर्स्ट लॉ का भी कुछ हद तक यूज है। क्या यूज है थोड़ा सा समझते हैं, खासकर कि कौन सा प्रोसेस होगा कौन सा प्रोसेस नहीं होगा उसको लेके। तो इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट को हम यहाँ पर इंटरप्रेट करेंगे। मैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट को दो तरह से इंटरप्रेट करूंगा। आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों इंटरप्रिटेशन सही है या दोनों में से कोई एक सही है या दोनों ही इंटरप्रिटेशन गलत है। पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट में वापस बोल रहा हूं, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब यूनिवर्स के अंदर ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता, फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब यूनिवर्स के अंदर ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता जिससे यूनिवर्स की एनर्जी चेंज हो रही हो। क्या लगता है, सही है या गलत है? यस, सही है। यूनिवर्स के अंदर ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता जिससे यूनिवर्स की एनर्जी चेंज हो रही हो। दैट इज फर्स्ट इंटरप्रिटेशन कि हाँ, कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता जिसमें यूनिवर्स की एनर्जी चेंज हो रही हो, वो फिजिबल नहीं होगा। टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो सकता। सेकंड इंटरप्रिटेशन, तो क्या इसका यह भी मतलब है कि यूनिवर्स के अंदर वो सारे प्रोसेस जरूर होंगे जिसमें यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व रहती हो, जिसमें यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व रहती हो, वो सारे प्रोसेस जरूर होंगे? सोच के देखो। पहला वापस में फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, यूनिवर्स के अंदर ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता जिससे यूनिवर्स की एनर्जी चेंज हो रही हो, तो ये ट्रू है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट, क्या यूनिवर्स के अंदर वो सारे प्रोसेस जरूर होंगे जिसमें यूनिवर्स की एनर्जी चेंज हो रही हो, वो सारे प्रोसेस जरूर होंगे जिसमें यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो ये फॉल्स है। नहीं, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे, यानी अगर हम बात करें जिसमें एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और बहुत सारे नहीं भी होते हैं। यानी अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो प्रोसेस होगा। हाँ, लेकिन अगर एनर्जी कांस्टेंट नहीं है टोटल तो वो प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो प्रोसेस होगा या नहीं होगा। मतलब क्या है, फर्स्ट लॉ हमें कुछ तो बता रहा है। क्या बता रहा है? कि ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं, ये कुछ ऐसे प्रोसेस है जो कि फिजिबल नहीं होंगे। कौन से? जिसमें यूनिवर्स की एनर्जी चेंज हो जाए। इसको ऐसे समझना कि आप मेरे पास आए सपोज और मुझे कहते हैं सर देखो सर, मैंने कुछ सोचा है, बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्रोजेक्ट बनाया है, इसमें हम पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे। आपने कहा, मैंने कुछ कैलकुलेशन करके देखा और मैंने देखा कि इसमें तो यूनिवर्स की एनर्जी चेंज हो रही है। तो मैं कह दूंगा नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो पॉसिबल ही नहीं है, वो फिजिबल नहीं है। लेकिन अगर टोटल एनर्जी चेंज, ऐसे भी बहुत सारे प्रोसेस है जिसमें यूनिवर्स की टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। क्या लगता है आपको, वो सारे प्रोसेस फिजिबल है? नहीं, वो सारे भी फिजिबल नहीं, उनमें से कुछ फिजिबल है और कुछ फिजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, इस रूम में मैं हॉट कप ऑफ टी रख देता हूं, हॉट कप ऑफ टी रख दिया, क्या होगा? वो हॉट कप ऑफ टी एनर्जी लूज करेगी और सराउंडिंग्स की एयर जो है वो एनर्जी गेन करेगी, और ये प्रोसेस फाइनाइट टाइम में कंप्लीट भी हो जाएगा। हमें पता है ऐसा होता भी है, और यूनिवर्स की टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन सोचो कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि इस रूम में मैंने हॉट कप ऑफ टी रखा और ये हॉट कप ऑफ टी और हॉट हो जाए, सराउंडिंग्स की एयर इस हॉट कप ऑफ टी को और हॉट कर।
जबकि इसमें भी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, जबकि एनर्जी तो दोनों में कंजर्व है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस रूम में मैं एक अमोनिया की बोतल ओपन कर देता हूँ, अमोनिया की बोतल ओपन करूंगा, अमोनिया पूरे रूम में फैल जाएगी। खैर कैलकुलेट करना मुश्किल है एनर्जी को, बट आप कह सकते हो कि इस प्रोसेस में भी यूनिवर्स की टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ ध्यान रखना, मैं जब भी एनर्जी की बात कर रहा हूँ टोटल एनर्जी की ही बात कर रहा हूँ। बट सोचो कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि इस रूम में अमोनिया है और मैं एक खाली बोतल रख दूं और सारी अमोनिया उसके अंदर आ जाए, जैसे होता ना जिन बोतल के अंदर घुस जाता है, ऐसा क्यों नहीं होता? जबकि ऐसा होगा तो इसमें भी यूनिवर्स की एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, बट ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, इससे ये गारंटी नहीं मिलती कि वो प्रोसेस होगा। लेकिन हाँ, अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है तो इससे ये पता चलता है कि वो प्रोसेस नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ ये बता रहा है कि ये कुछ प्रोसेस जिसमें यूनिवर्स की एनर्जी चेंज हो रही है वो तो नहीं होंगे, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहा कि बाकी बचे प्रोसेस जिसमें यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है वो होंगे या नहीं होंगे। यानी हमें कुछ और सोचना होगा, हमें कुछ और समझना होगा कि यूनिवर्स के अंदर कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन से प्रोसेस नहीं होते हैं। इसके लिए कोई और पैरामीटर हमें सोचना पड़ेगा, एंड दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एंट्रोपी। यस, ये एंट्रोपी टर्म है जो हमें बताएगी कि यूनिवर्स के अंदर कौन से प्रोसेस होते हैं और कौन से प्रोसेस नहीं होते हैं। यस, तो कह सकते हैं अब आपका इंतजार खत्म हुआ, फाइनली हम एंट्रोपी वर्ड पर आ गए। मैंने बोर्ड पर एंट्रोपी टर्म लिख दिया, लेकिन अभी एंट्रोपी थोड़ी और दूर है। क्यों दूर है तो उसका कारण मैं बताता हूँ। ऑब्वियसली जैसे ही मैंने एंट्रोपी लिखा तो खट से बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे कि यार ये सर एंट्रोपी क्या है, पहले तो ये बता दो जल्दी जल्दी से, फिर ये बता दो कि इससे कैसे पता चलता है कि कौन सा चेंज होगा कौन सा चेंज नहीं होगा। लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, इतना जल्दी इतना आसानी से कुछ भी नहीं होगा। ये एंट्रोपी टर्म जो है इसको हमें ये ऐसा नहीं कि मैं आपको 2, 5 या 10 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा कि एंट्रोपी क्या होती है। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, अराउंड 2 to 3 लेक्चर्स लगेंगे आपको एंट्रोपी को समझने में। इवन स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी। पहले मैं कुछ आपको कहूंगा उससे थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा, फिर आगे हम कुछ और डिस्कस करेंगे उससे कुछ और समझ में आएगा, फिर कुछ और डिस्कस करेंगे उससे कुछ और समझ में आएगा। इवन हो सकता है कि अभी मैं आपसे कुछ कहूं आपको समझ में ही नहीं आएगी सर ये क्या कह रहे हो, लेकिन वो सेंटेंस फिर भी आपको याद रखना है। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपसे कुछ कहूं तब आपको मेरे पहले वाले स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस पता चले कि हाँ सर आपने वो कहा था, तब जाके वो स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा। या ऐसा हो सकता है कि जब आप उन स्टेटमेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करो तब आपको ये समझ में आए कि यार ये एंट्रोपी क्या है। यस, एक ऑरा बनाना होगा, इसके बारे में सोचना होगा, इस अपने चारों तरफ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। वो एनवायरनमेंट कौन सा होगा, जो स्टेटमेंट्स मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, तब जाके ये समझ में आएगी। इनिशियली ऐसा लगेगा कि नहीं सर नहीं समझ में आ रहा, बट फिर भी आपको सोचना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू भी सोचना है कि नहीं मुझे इसको समझना है। आपको उन सेंटेंसेस को याद रखना है, माइंड में ये रखना है कि हाँ धीरे धीरे ये समझ में आएगी। और ये तो गारंटी है, देखो समझ में तो आपको एंट्रोपी आ जाएगी, बस आप मेरे को सुनते रहिए। और जब लेक्चर खत्म हो तो वो स्टेटमेंट्स आपके माइंड में घूमने चाहिए। सडनली नहीं होगा, 10% समझ में आएगी, फिर 20%, फिर 30%, इस तरह से धीरे धीरे समझ में आएगी एंट्रोपी। इवन कुछ न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो और अच्छी तरह से वो एंट्रोपी समझ में आएगी कि न्यूमेरिकल्स करने से भी हमें उसमें हेल्प मिलती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, यानी 3 to 4 लेक्चर्स का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा हमें इस एंट्रोपी टर्म को अगर समझना है तो। और उसके लिए जो बाकी का सारा डिस्कशन है अभी तक जो हमने किया वो भी आपको टिप्स पर याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मैं आपसे कुछ कहूं और आप सोचो सर कहाँ कहा था आपको, फिर आप वहां पर दिमाग लगाओगे तो फिर ये एंट्रोपी समझ में नहीं आएगी। खट से जैसे ही मैंने कुछ कहा हाँ सर अब मुझे याद है, वो स्टेटमेंट हम यहाँ पर यूज करेंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स लिखे हैं तो वो अच्छी तरह से याद होने चाहिए। देखिए थर्मोडायनेमिक्स और इससे जो पहले चैप्टर हमने किए थे वो इनसे बहुत अलग है। मैं आपसे पूछूं केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है कोई ज्यादा नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार एक बार आपने पढ़ लिया, न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाते हो जाता काम। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा नहीं है, नोट्स अच्छी तरह से याद होने चाहिए। जो स्टेटमेंट जैसा है वैसा ही आपको याद करना होगा। पर्टिकुलर ये स्टेटमेंट आपको यहाँ यूज करना होगा, अब मैं उसकी जगह किसी और स्टेटमेंट के थ्रू समझूंगा तो समझना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो अब यहीं पर अभी तो मैंने केवल हेडिंग डाली है, आपको क्या करना है, जो होमवर्क अभी मैं दूंगा वो तो खैर आपको करना ही है, बट अभी तक का जितना
डिस्कशन हुआ है उसको फिर से बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना है ताकि एंट्रोपी समझ में हमें अच्छी तरह से आ सके। राइट, तो होमवर्क मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा, जो भी आपका होमवर्क होगा इससे आगे चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।